आज हम करेंगे द कोल्ड वॉर एरा का सेकंड पार्ट। हमने पिछले पार्ट के अंदर वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के बारे में पढ़ लिया था और आज का हमारा टॉपिक है एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर। एरेना मीन्स वो एरिया जहाँ पर इन दो अलायंस सिस्टम के बीच में वॉर्स या क्राइसिस हुई थी। ज़्यादातर ये वॉर इन दो अलायंस सिस्टम के बीच में जो देखी गई थी वो थी कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो और बाकी और कुछ पार्ट्स के बीच में। कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान में इस कोल्ड वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई। जो नाम कंट्रीज़ हमने पढ़ा था, वो कंट्रीज़ जो ना ही वेस्टर्न अलायंस का पार्ट बनना चाहती थी ना ही ईस्टर्न अलायंस का, क्योंकि वो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी और वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने किसी एक अलायंस को ना चूज़ कर इंडिपेंडेंट रहना सही समझा और इसीलिए उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट साइन किया नाम। तो ये जो नाम कंट्रीज़ थी इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया ये दो अलायंस सिस्टम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को, मतलब और ज़्यादा लड़ाई टेंशन्स को रोकने में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जवाहरलाल नेहरू थे, वन ऑफ द नाम लीडर्स, इन्होंने एक तरह से मीडिएटर का काम किया था नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में। ये जो दोनों सुपर पावर थी इनको ये पता था कि अगर किसी भी एक साइड से फुल स्केल वॉर हो गई तो दोनों ही साइड्स का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। हमने ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस में पढ़ा था। किसी भी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं और अगर फुल स्केल वॉर हो जाए तो दोनों ही साइड, चाहे कोई भी जीते, लेकिन नुकसान दोनों ही साइड का होता है। तो इसीलिए ये दोनों सुपर पावर्स ने कोशिश की कि ये जो वॉर है कोल्ड वॉर, ये हॉट वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ऐसा हो सकता था कि दोनों ही साइड से किसी एक साइड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई हमारे सामने वाले जो राइवल पार्टी है उनके पास हमसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है और वो वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकती है। या फिर अगर वॉर ना भी हो तो कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो सकता है। चांसेस है कि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से तबाही हो जाए। इसी को सोचते हुए यूएस ने और यूएसएसआर ने दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट कर देंगे। उन्होंने कुछ ट्रीटीज़ साइन करी, जैसे 1960s में उन्होंने 3 ट्रीटीज़ साइन की थी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैलेंज ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब जो पावर थी जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी इन दो अलायंस सिस्टम यानी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, इसको हम कह रहे हैं बाइपोलैरिटी। मतलब पावर दो अलायंसिस में डिवाइड हो गई थी। यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रोज, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के लीडर गमाल अब्देल, इन्होंने 1956 में नॉन अलाइनमेंट के रिगार्डिंग मीटिंग रखी थी। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वामे नरूमा, इन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था। ये जो पांचों लीडर्स थे इन्होंने मिलकर बनाया था नाम नॉन अलाइन मूवमेंट। जो इनका पहला समिट हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में 1961 में। ये नाम जो है ये 3 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। पहला तो इन पांचों ही लीडर्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। दूसरा, ये जो कोल्ड वॉर की टेंशन्स बढ़ती जा रही थी इस वजह से भी नाम बना। और तीसरा, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो अभी अभी डीकोलोनाइज हुई थी यानी इंडिपेंडेंट फ्री हुई थी कॉलोनियल रूल से, उन्होंने इंटरनेशनल एरेना को ज्वाइन कर लिया था। 1960 में 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स थे जिन्होंने यूएन को ज्वाइन किया। यूएन हमें पता ही है, यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करती है। तो नाम का जो पहला समिट हुआ उसके अंदर स्टार्टिंग में 25 मेंबर स्टेट्स आए थे और उसके बाद ये लिस्ट जो है वो बढ़ती गई। अब हमें ये तो समझ में आता है कि नाम बना क्यों था, क्योंकि वो कोल्ड वॉर के टाइम पे किसी भी एक अलायंस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। लेकिन अब नाम कहाँ पर स्टैंड करता है, उनका मोटिव क्या है? नाम की जो पॉलिसी थी कि वो किसी भी एक अलायंस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं था कि नाम जो है वो आइसोलेशनिज़म या न्यूट्रलिटी को फॉलो कर रहा है। आइसोलेशनिज़म मतलब इंटरनेशनल अफेयर में दखल अंदाजी ना करना, दूर रहना बिल्कुल, कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। इंटरनेशनली क्या टॉपिक चल रहा है उससे दूर रहना, पर ऐसा नहीं था।
नाम के जो लीडर्स थे वो कंटिन्यूसली ये कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों अलायंस सिस्टम के बीच में शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। तो यानी वो इंटरनेशनल अफेयर में पार्ट ले रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि नाम जो है वो आइसोलेशनिज्म को फॉलो कर रहा था। दूसरा, वो न्यूट्रलिटी भी फॉलो नहीं कर रहा था। कैसे? जो भी कंट्री न्यूट्रलिटी फॉलो करती है वो वॉर में हिस्सा नहीं लेती, ना ही कोशिश करती है वॉर को ख़त्म करने की। लेकिन नाम जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था कि कोल्ड वॉर से हॉट वॉर ना बने, दोनों अलायंस सिस्टम के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा था। मतलब ये वॉर एंड करने की कोशिश कर रहा था। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ज़्यादातर जो नाम कंट्रीज़ थी वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, LDCs, और वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं थी। इसीलिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बना। 1972 में जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसका टाइटल था न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो कुछ इस तरह से थे। LDCs जो हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, उनको उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल देना कि भाई उनके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो उनके कंट्रोल में ही रहेंगे, वेस्टर्न पावर उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। सेकंड था उनको वेस्टर्न मार्केट में एक्सेस देना ताकि वो इजीली अपने प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर सेल कर सकें। थर्ड था कि जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है जो वो वेस्टर्न कंट्रीज से लेंगे, उस कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, कम कर देना। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में LDCs को कोई बड़ा रोल देना। स्टार्टिंग में बच्चों जब नाम बना था तो जो उनका मेन मोटिव था वो ये था कि वो किसी अलायंस को फॉलो नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन टाइम के साथ नाम का नेचर जो है वो चेंज हो गया। वो इकोनॉमिक इश्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए। लेकिन 1980s तक आते आते ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो बना था NIEO, इनका जो इनिशिएटिव था LDCs को डेवलप्ड कंट्रीज़ बनाने का, इकोनॉमिकली डेवलप करने का, वो कुछ फेड हो गया। इसलिए क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, ऑलरेडी जो डेवलप्ड थी, वो एक यूनाइटेड ग्रुप की तरह एक्ट कर रही थी और नाम के ख़िलाफ़ थी। और दूसरी तरफ जो नाम की यूनिटी थी, नाम के लीडर्स में जो यूनिटी थी, वो कहीं अब फीकी पड़ती जा रही थी। नेक्स्ट लास्ट हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। इंडिया ने दोनों ही अलायंस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया और दोनों से दूर रहने की कोशिश करी। हालांकि इंडिया ने मीडिएटर का काम ज़रूर किया इन दोनों अलायंस सिस्टम के बीच में ताकि पीस बना रहे। लेकिन जो डीकोलोनाइज कंट्रीज़ थी, जो इंडिपेंडेंट हुई थी कॉलोनियल रूल से, जब उन्होंने इन अलायंस सिस्टम्स को ज्वाइन किया तो इंडिया ने जो है अपनी वॉइस रेस की इसके ख़िलाफ़। इंडिया मीडिएटर बनी इसलिए ताकि फुल स्केल वॉर ना हो इन दोनों अलायंस सिस्टम की वजह से। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वो कंट्रीज़ जो इन अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं हैं वो कोशिश करें इस कोल्ड वॉर को ख़त्म करने की, इसको सॉफ्टन करने की, मतलब एंड ना करें पर लेकिन ट्राई तो करें कि वो सॉफ्ट कर सकें, मतलब थोड़ा इसमें कोल्ड वॉर को ख़त्म करने की कोशिश कर सकें। इंडिया का नाम मेंबर बनना ने इंडिया की दो तरह से मदद की। पहला तो ये, इंडिया अपने डिसीजंस अपने इंटरेस्ट के लिए लेती थी, ना कि किसी और के इंटरेस्ट के लिए। वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली रख सकते थी। और दूसरा, इंडिया ने किसी एक अलायंस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करी। बहुत बार इंडिया ने एक सिस्टम को, एक अलायंस सिस्टम को दूसरे के अगेंस्ट बैलेंस रखा। बच्चों, कुछ लोग जो है इंडिया का नाम मेंबर बनने पर इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जैसे इंडिया ने बहुत बार इंटरनेशनल इश्यूज़ में कोई फर्म स्टैंड्स, कोई डिसीजन रखने से मना कर दिया। इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जिन्होंने इन सुपर पावर्स को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन खुद ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया अगस्त 1971 में USSR के साथ 20 ईयर्स के लिए। लेकिन इंडिया इसको जस्टिफाई करता है ऐसे कि इंडिया का कहना है कि उस टाइम पर इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर की ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा था और उन्हें मिलिट्री हेल्प चाहिए थी।
रिगार्डलेस ऑफ दिस ट्रीटी, इंडिया जो है वो यूएस के साथ भी उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप निभाई और यूएसएसआर के साथ भी। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर कैसे एंड हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।